मानव ने जब आँख खोली और चैतन्य हुआ तो प्रकृति को ही उसने अपने चारों ओर पाया। प्रकृति ही प्रेरक, प्रकृति ही पथ प्रदर्शक, प्रकृति ही मनोभावों को प्रकट करने का माध्यम, प्रकृति ही सखा, प्रकृति ही सहचर, प्रकृति ही पोषक, उसी से सुख का संवाद, उसी से ही दुख की व्यथा कथा। आदिकाल से यह प्रथा चली आ रही है। आज जब परिवार, कुटुंब, समाज बन गया, संवाद के अनेक माध्यम आ गए, तब भी प्रकृति से संवाद का रिश्ता चला आ रहा है। शायद इसलिए कि प्रकृति जैसा धैर्यवान श्रोता मिलना कठिन है। ऐसा श्रोता जो आपकी बात सहृदयता से सुन ले, सुख दुख की बात सुन ले और उसे अपने भीतर समा ले। कविता में कई बार ऐसी परिस्थितियों का वर्णन मिलता है जब आसपास कोई नहीं होता तो पेड़ों, पक्षियों और जानवरों से बात करते देखा गया है। रामचरितमानस में सीता रावण के द्वारा अपहृत कर ली गई हैं और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी कातर स्वर में कहती हैं, सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। अशोक का नाम ही शोक हरण करने वाला है। सीता अशोक से कहती हैं कि अपना नाम सार्थक करो, मेरे शोक का हरण करो। तुम्हारे जो नए लाल पत्ते हैं वे अंगार के समान हैं, उन्हें मुझे दे दो ताकि मैं उससे जलकर अपना जीवन समाप्त कर लूं। मेघ आकाश में विचरते रहते हैं, इसलिए उन्हें दूत के रूप में कवियों ने देखा है। चाहे कालिदास के मेघदूत के यक्षों या रीतिकाल के कवि घनानंद, दोनों ही अपनी विरह गाथा को प्रिया तक पहुंचाने की प्रार्थना करते हैं। मेघदूत के यक्ष कहते हैं, संतप्तानि त्वमसि शरणम तत्पयोद। जो संतप्त हैं, हे मेघ तुम उनके रक्षक हो, इसलिए मेरे संदेश को प्रिया तक पहुंचाओ। कुछ बात घनानंद भी कहते हैं जो रीतिकाल के कवि हैं। वे कहते हैं, घन आनंद जीवन दायक हो, कबहू मेरी उपीर ही ये परसो, कबहू बबिसासी सुजान के आंगन, मोह असुआन को ले बरसो। वे कहते हैं, मेरे आंसुओं को लेकर प्रिया के आंगन में बरसो। कभी कभी प्रकृति मनुष्य की बेचैनी भांप लेती है और उसका कारण समझने का प्रयास करती है। दिनकर का चांद कुछ ऐसा ही करता है, हालांकि उसमें थोड़ा व्यंग भी शामिल है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप फंसता है और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। चांद कहता है कि उसे सदियां बीत गईं आदमी को कल्पना करते और सपने देखते हुए। मनु के समय से ये कहानी चली आ रही है। उसके सपने बुलबुले की तरह थोड़ी ही देर में फूट जाते हैं, पर कभी थोड़े ही कम हैं। उसके तर्कश में वाणों की कमी नहीं। वो कहता है, चुनौती देता है, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीव में भी धार होती है। वाण ही होते विचारों के नहीं केवल, वाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो मनुष्य व प्रकृति में यह हल्की फुल्की नोक-झोंक तो चलती रहती है, पर यह सच है कि जब भी मनुष्य को अपनी किसी सुंदर चीज की तुलना करने की इच्छा हुई तो उसने प्रकृति से ही उपमा और रूपक ढूंढे। अगर नायिका के काले केशों को देखा तो उमड़ते घुमड़ते मेघ याद आ गए, मधुर स्वर सुना तो कोयल को याद किया और पिकबैनी कह बैठा नायिका को, या झरने व नदी की लहरों से उसकी आवाज की तुलना की। सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। आंखों की उपमा में सारी प्रकृति का ही ऋणी हो गया है कवि। कभी मृगनयनी कहता है, कभी कमलाक्षी कहता है। दुष्यंत कुमार तो आंखों के जंगल में राह ही भूल जाते हैं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। लेकिन मनुष्य का एक रूप और है जिसे समझने के लिए अज्ञेय सांप को माध्यम बनाते हैं। वे सांप से पूछते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं,
सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना? विष कहाँ पाया? तब कैसे सीखा डसना? विष कहाँ पाया? मनुष्य के इस दूसरे रूप ने प्रकृति की सहृदयता का दुरुपयोग किया, सह अस्तित्व की भावना पर आघात किया। यह बात और है कि ऐसा करने में उसने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। फल, फूल, छाया देने वाले वृक्ष काट डाले, जीवनदायिनी वायु को दूषित कर दिया, पहाड़ खोदकर धरती बंजर कर दी, कचरे के बदबूदार पहाड़ खड़े कर दिए। प्रकृति कराह उठी, पर प्रकृति ने मनुष्य को ललकारा कि उसके धैर्य की परीक्षा न ले। कहीं ऐसा न हो कि जसिंता केरकेट्टा आदिवासी कवियत्री की यह कविता सच हो जाए। वे कहती हैं, गांव में वो दिन था इतवार, गांव में वो दिन था इतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दरख्तों के बीच एक पतली पगडंडी थी, सूखे दरख्तों के बीच एक पतली पगडंडी थी। मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी कभी गांव की नदी। आगे देखा जमीन पर बड़ी सी दरार, इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वह सहम कर लिपट गई मुझसे, अचानक वह सहम कर लिपट गई मुझसे। सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा, देख रही हो इसे, यहीं थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है? पूछने लगा दुकानदार। भैया, थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और यह बारिश इतनी महंगी क्यों है? दुकानदार बोला, यह नमी यहाँ की नहीं है, दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है, छटाक भर मंगवाई है। पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली, पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली। चौंकी, देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था, रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। इससे पहले कि यह भयानक दृश्य सच हो जाए, संभलना होगा, सुधरना होगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। बहुत बहुत शुभकामनाएं।